वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप पश्तो ज़ुबान में काम करने वाले अमरीकी नशरियाती इदारों के खिलाफ मुजाहिरों की कॉल दे चुका है। दोनों जानिब की बात हम आज रखेंगे आपके सामने। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। चीन और अमरीका के सुदूर का एशिया के लिए मुख्तलिफ विजन। सहाफत को मकामी अक़दार और तर्ज फिक्र का किस हद तक पाबंद होना चाहिए। अगर आज वो मुजाहिरे करते हैं, कल हम भी इस रोड पे निकल सकते हैं। और कश्मीर में 3 दहाइयों से बंद सिनेमाघर क्या दोबारा खुल सकेंगे। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यह है कि जो फौज का जुल्म यहाँ पर है। अमेरिका और चीन की क़यादत का बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के लिए विजन एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है, ये वियतनाम में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन के सरबराह इजलास के मौके पर खुलकर सामने आया है। इस मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब करते हुए ग्लोबलाइजेशन को एक ना रुक सकने वाला रुझान करार दिया और कसीर मुल्की तिजारती मुआहदों की हिमायत की, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदों के लिए तो अमरीका तैयार है, लेकिन कसीर मुल्की मुआहदों को उन्होंने अमरीका की खुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह करार दिया है। अब हम ऐसे बड़े मुआहदों का हिस्सा नहीं बनेंगे जिनसे हमारे हाथ बन जाते हैं, हमारी खुद मुख्तारी मुतासर होती है और जिन पर बामानी अमल दरामद नामुमकिन हो जाता है। इसके बजाय हम बाहमी एहतराम और मुफादात पर मबनी ताल्लुकात को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नामी 11 मुल्की तिजारती मुआहदे से पहले ही अलग कर चुके हैं। ये मुआहदा ओबामा दौर में किया गया था। अमेरिकी सदर ने इस मौके पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर भी सख्त तनकीद की है। और जनूबी एशिया के लिए अमेरिका की हिकमत अमली सामने आने के तकरीबन 3 माह बाद भी अफगानिस्तान में नेटो अफवाज की तादाद में खातिर खा इजाफे का इम्कान नहीं। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि अफगानिस्तान में फ़ौजियों की तादाद ज़रूरत से 10% तक कम हो सकती है। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में नेटो इजलास के मौके पर अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने कहा कि तकरीबन 2 दर्जन मुल्कों ने अफगानिस्तान में मज़ीद फ़ौजी भेजने का वादा तो किया है, लेकिन उनकी तादाद अब तक नहीं बताई। इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीका के 11,000 फ़ौजी मौजूद हैं, जबकि नेटो के 13,000 फ़ौजी वहाँ तरबियती किरदार अदा कर रहे हैं, जिनमें मज़ीद 3,000 अफराद यानी 3,000 फ़ौजियों का इजाफा मुतवक्को है। जबकि नेटो इजलास के ही मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल जॉन निकलसन ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को ताउन पर कायल करने के लिए उससे आला सतह पर 2 तरफ़ा बातचीत कर रहा है और ये गुफ्तगू सिर्फ पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा सतह पर की जाएगी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में शामिल मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की कॉल पर अब कबायली इलाकों में वॉइस ऑफ अमेरिका के पश्तो ज़ुबान के डीवा रेडियो के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पहला मुजाहरा पेशावर से मुल्लिका खैबर एजेंसी के तारीखी मकाम बाब खैबर पर गुज़िश्ता रोज़ किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का इल्ज़ाम है कि अमरीका के डीवा और मिशाल रेडियो और रेडियो आज़ादी ने इस्लामी अहकामात, पाकिस्तान की सालमियत और दिफाई इदारों के बारे में नाकाबिल कबूल मवाद नशर किया और फाटा के सियासी मुस्तकबिल के बारे में एक तरफा रिपोर्टिंग की है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के डीवा सर्विस के चीफ नफीस टकर और पेशावर से हमारे साथ बज़रिया स्काइप गेस्ट हैं फाटा में JUIF के सरबराह मुफ्ती अब्दुल शकूर। आप दोनों का खुशामदीद हमारे शो में शिरकत करने के लिए आपका शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आप जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं पश्तो लैंग्वेज के ब्रॉडकास्टर्स पे, उनकी बुनियाद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी। बुनियादी बात यह है कि हम सुनते हैं फाटा में और कबाइली इलाकों में बिलखुसूस और नशरियाती इदारे तो इतने ज़्यादा वहाँ कारआमद नहीं है, और अमेरिका के ये 2 नशरियाती इदारे बिलखुसूस जो देवा और मशाल और इस तरह आज़ादी का रेडियो, ये जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हम देखते हैं उन्होंने जो प्रोग्रामात नशर किए हैं उसमें बिलखुसूस पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम को इस तरफ बुलाना कि आप फौज के खिलाफ उठे, इस तरह के प्रोग्रामात उसमें होते हैं। और इसके अलावा अजीम तर बलूचिस्तान की बातें भी उन्हीं के रेडियो से नशर हो रहे हैं। उसके अलावा ड्रोन हमले अमेरिका कर रहे हैं और इन्हीं रेडियो में उनकी नशरियात बहुत उनको यानी जो उनकी तायीद कर रहे हैं उनको ज़्यादा कवरेज देते हैं। उसके अलावा बुनियाद ये है कि क्योंकि अमेरिका पाकिस्तानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन है, पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं ट्रम्प का जो यानी पॉलिसी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाला से उनका जो पॉलिसी है
वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की सलामती इदारों के खिलाफ है। ISI पर इल्जामात लगाते हैं कि ये अच्छा, ये आप कहते हैं कि ये ठीक है, आपने कहा कि इन प्रोग्राम्स में जो बात की जाती है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और अमेरिका चूंकि आपकी नज़र में पाकिस्तान के खिलाफ है। नहीं तो मैं इस पे इनका भी मौक़िफ़ लेना चाहूँगी ना मुफ्ती साहब, एक सेकंड। आप ये नफ़ीस साहब, आपने सुना कि वो कहते हैं कि आपके प्रोग्राम्स में जो मवाद नशर किया जाता है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, चूँकि उनकी नज़र में अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है तो जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है। पहले तो मुझे ये बताइए कि अमेरिका की तरफ से ये इदारे चलाए जाते हैं पश्तो ब्रॉडकास्टिंग का भी, वॉइस ऑफ अमेरिका भी, क्या कोई गाइडलाइंस आपको मिलती हैं कि पाकिस्तान में जब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ख़ासतौर पर इस रीजन में, तो क्या कहना है और क्या नहीं कहना अमरीकी हुकूमत की जानिब से? शुक्रिया। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं है, हम पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जर्नलिज़म कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, जब मैंने मौलाना साहब को सुना तो ये गलतफ़हमी ये है कि उनको नाराज़गी है अमेरिका की पॉलिसी से। हम तो उस पॉलिसी को सिर्फ लोगों तक पहुँचाते हैं और इस पे बहस करते हैं, और इस बहस में हम मौलवी साहिबान को भी, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो सियासी बुज़ुर्ग हैं, यहाँ वाशिंगटन DC में जो थिंक टैंक्स है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे खूब नज़र रखते हैं, उनको उस बहस में हम इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में व्यूवे डीवा या वॉइस रेडियो मशाल कोई भी ये इस तरह नहीं कर सकते हैं कि हम कोई इधर से अमेरिका पॉलिसी को ज़रा सॉफ्ट करके उनको पेश कर दे। अमेरिका की पॉलिसी हो या ड्रोन हमला हो या जो भी हो, तो हम दूसरे नशरियाती इदारों की तरह उसको उसी तरह पेश कर देते हैं। लेकिन शायद उनको ये पश्तो में है, मेरे ख़्याल में उर्दू या अंग्रेज़ी में जो होते हैं शायद उनको पूरा समझ नहीं आता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता है। बहुत ही औक़ात तो इसी तरह होते हैं कि अंग्रेज़ी जो आपको तो खुद पता है कि अंग्रेज़ी में जो ख़बर आती है उसको हम तर्जुमा कर देते हैं। बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब ये आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा कि दोनों जानिब की बात की जा रही है? हाँ, बात ऐसी हो सकती है जो काबिल कबूल किसी एक तरफ को, किसी एक फरीक को ना हो, लेकिन अगर दोनों जानिब का मौक़िफ़ सामने रखा जा रहा है तो क्या यह काबिल कबूल नहीं है? जी, मुझे ज़रा सुने। असल बात यह है कि हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसी के हिमायत याफ्ता होते हैं उनको ज़्यादा वक्त देते हैं डेवा और मशाल। मसलन ये इंज़िमाम के हवाला से जो इंज़िमाम की पॉलिसी के शामिल है, आए रोज़ उनके मरके, उनके जरगे नशर करते हैं, उनका मौक़िफ़ के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, उनको टाइम देते हैं। और जो इंज़िमाम के मुखालिफ है वो बहुत से ग्रुप भी हैं, अमायदीन भी हैं और स्टूडेंट्स विंग्स भी हैं, उनको सर से कवरेज नहीं देते। और मैं बिलखुसूस ये भी कहता हूँ कि आपके कारिंदों से यानी डेवा और मशाल के नुमाइंदों से हमें मालूम हुआ है, हमें उनको ने तरगीब दी है, ये कहा है कि आप अमेरिका के जो पॉलिसी है इंतज़ाम का उनको अपनाएं तो आए रोज़ आपको हम बाकायदा कवरेज देंगे और आप खुद फिर देखेंगे कि हम आपको कहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये हमने खुद सुना है, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं बताते कि उन्होंने खैरख्वाही से काम लिया है हमारे लिए। तो ये बुनियादी बात है। और ये तो आप खुद देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वो काम कर रहे हैं ये कश्मीर के हवाले से वो बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान की हिमायत करते हैं, उनको ज्यादा वक्त देते हैं। अच्छा, बेसिकली मुफ्ती साहब का इशू ये है कि एक फरीक को ज्यादा टाइम मिल रहा है, दूसरे को कम टाइम मिल रहा है। जहाँ तक फाटा का KPK में इंतजाम की बात है तो वो तो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, उस पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है। तो दोनों फरीकों को ये समझते हैं कि आप इक्वल टाइम नहीं दे रहे। मैं ये कहूँगा कि ये जो इंज़माम की बात ये कर रहे हैं ये कोई अमेरिका की पॉलिसी नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी है कि वो चाहते हैं कि फाटा को, उनकी जो रिपोर्ट है या उनके जो सिफारिशात है वो यही है कि अक्सरियत, फाटा की अक्सरियत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलना चाहते हैं। तो अमेरिकी पॉलिसी तो अमेरिकी पॉलिसी। और दूसरी बात ये है कि मैं ये बताऊं इनको कि पाकिस्तान में जो मेजर पार्टीज हैं, सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, बहुत सी पार्टीज हैं जो उसके हक में है, जो इसके हक में है, और ये सिर्फ 2 पार्टीज है जो इसके खिलाफ है। तो उनके एक्टिविटीज ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा कवरेज होती है। तो ये अपने में भी एक माइनॉरिटी ओपिनियन है, लेकिन बहरहाल हर ओपिनियन को टाइम तो दिया जाता है। आप मुफ्ती साहब मुझे आखिर में बिल्कुल आप अगर मुख्तसरन ये बता सकें कि आपकी नज़र में क्या ऐसी तब्दीली आनी चाहिए ब्रॉडकास्ट में कि आपके एहतजाज खत्म हो? हमसे मुतालबा किया है कि आप इंज़माम को तस्लीम करें, इंज़माम को मान ले। और दूसरी बात ये है कि वो तो पॉलिसी सफारतखाने की
अमेरिका की सफारतखाने का ये बयान आया है कि हम इंतजाम के हवाले से तकनीकी मदद फराम करेंगे। तमाम अखबारात में बात शायी हुई है। मुफ्ती साहब, अगर पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है हुकूमत की और उसके ऊपर कोई दूसरी हुकूमत कहती है कि हम सपोर्ट करेंगे, तो वो तो एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से बात कर रही है। मैं सिर्फ आपसे आखिर में बहुत मुख्तसरन ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में ये एहतजाज कैसे ख़त्म होंगे, मुजाहरे कैसे ख़त्म होंगे? बात को आप भी कवरेज शायद नहीं देती, ये मसला है हमारे लिए। हम तो ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि फाटा के अवाम जो है इंतजाम चाहते, कहाँ चाहते हैं, वहाँ रेफरेंडम क्यों कर नहीं करते? अच्छा, अगर कवरेज होगी तो ठीक है। तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। तो मुफ्ती साहब का ये कहना है कि हमारा जो मौक़िफ़ है उसको सामने लाया जाए, और अगर हमारा मौक़िफ़ सामने नहीं आता तो ये वन साइडेड रिपोर्टिंग है। और जहाँ तक आपने बात की, कोशिश यही है कि दोनों साइडों का मौक़िफ़ हो। ज़्यादातर पार्टीज़ आपने बताया कि इस इशू पे एक ही जानिब हैं। हमारे दोनों तरफ के गेस्ट का बहुत शुक्रिया। सिर्फ वक्त की कमी के बायस हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा पाए, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा जाए और आप ये फैसला कर सकें कि जब एक या दो पार्टीज़ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किसी भी वजह से मुज़ाहरा कर रही हैं तो उसकी वजह क्या है और सहाफ़ियों का मौक़िफ़ इस बारे में क्या है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आ सकते हैं, जहाँ हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर तरह का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया जाए। और सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी और हुकूक़ की बैनुल-अक़वामी गाइडलाइंस क्या हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के हमारे अगले मेहमान से। पहले आइए देखते हैं कुछ अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन और फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है कि सऊदी अरब में लबनान के साबिक वजीर आज़म साद हरीरी की नजरबंदी का कोई सबूत नहीं। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात के दौरान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दावा किया है कि दाइश शामी फौज से अबू कमाल का आधा इलाका वापस लेने में कामयाब हो गई है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का दावा है कि दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी को अबू कमाल में देखा गया है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि अगर सऊदी अरब ने यमन को जाने वाले तिजारती रास्तों की नाकाबंदी खत्म न की तो इस माह के आखिर तक मुल्क में ईंधन और अद्वियात का जखीरा खत्म होने का खतरा है। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने दीवार चीन का दौरा किया। इस तारीखी मकाम के अपने दौरे के दौरान मेलानिया ने दीवार पर चहलकदमी की और अपने चीनी मेजबानों से गुफ्तगू की। वो इससे पहले पांडास को देखने के लिए बीजिंग के चिड़ियाघर भी गई थी। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अगर पाकिस्तान में सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस की बात करें तो वॉइस ऑफ अमेरिका और पश्तो ज़ुबान के दीगर अमरीकी ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की कॉल पर मुजाहरे सिर्फ एक इदारे का मसला नहीं। आइए देखते हैं पेशावर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहाबुद्दीन इस मामले को कैसे देख रहे हैं, और फिर इस पर सहाफ़ती इक़दार के पहलू से भी हम बात करेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो हमारी सहाफ़ी है उसकी आवाज़ दबाए। लेकिन मैं चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपको बताऊं कि इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हमारी मेंबर्स हैं और उस मेंबर्स के हर किस्म का ख्याल रखना, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर हुकूमत नहीं कर सकते तो हम तो उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आज वो मुजाहरे करते हैं, कल हम भी इस रोड पे निकल सकते हैं और अपनी इन मेंबराज के लिए और इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम भी मुजाहरा कर सकते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़। सहाफ़ियों को किस हद तक मकामी इक़दार और सियासी तर्ज़ फ़िक्र का पाबंद होना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। वाशिंगटन के म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट में
फर्स्ट अमेंडमेंट सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लता नॉट से, जो दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नज़र रखती हैं। लता, वेलकम टू व्यू 360. So we had a heated debate, and a political party in Pakistan believes that certain broadcasters that are funded by the United States are not covering issues the way they would like. They don't feel that their point of view is being covered. But most importantly, they have also said that reporters are not taking care of the religious sentiments, and also the security establishment is also not being their issues are not being discussed in a respectful manner. My question is, when somebody believes that certain social and political thought is not being respected, what responsibility do journalists have to giving them credence? Well, I think the responsibility of a journalist is to keep people informed about the world around them. And naturally, different journalists and people from different news media outlets bring their own perspectives and, yes, their own biases to their coverage. But the solution to that is that news consumers, the people, should rely on as many diverse and reliable news sources as possible. News that is perhaps not as respectful as you'd like to certain cultural norms, that shouldn't be viewed as a threat. That's information that you should take into account when forming your opinions, even if you disagree with it at the end of the day. So, जहाँ तक तो सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है, लता ने कहा कि 100% अनबायस्ड यानी 100% बैलेंस्ड तो कोई भी नहीं हो पाता, लेकिन इसके लिए ज़रूरी फिर यह है कि जो लोग न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं यानी नाज़रीन और क़ारीन, वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज ख़बरों के देखें और उससे अपने जो ओपिनियन है उसको फॉर्म करें. लता, how much should journalists be bound by what is already considered acceptable in a society, whether it comes to political thought, whether it comes to views on security establishment, foreign policy, all of these issues? I think what should bind a journalist is being credible and providing the people with the most accurate information possible. Other than that, I don't think there should be boundaries on what can be expressed, because journalists, their duty is to express the truth. So, सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी ये है कि वो सच और दुरुस्त मालूमात फ़राहम करें, लेकिन किसी भी इलाक़े में, किसी भी मुल्क में जो ऑलरेडी काबिल क़बूल तर्ज़ फ़िक्र है या किसी भी इदारे के बारे में जो सोच है, उसको आगे बढ़ाना या उसकी हिमायत करना सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी नहीं. उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो सिर्फ दुरुस्त हक़ाइक़ लोगों के सामने पेश करें. We see that there is, a couple of weeks ago also in Balochistan, we saw that various journalistic organizations, especially newspapers, were threatened that if certain parties, especially their militant groups, if their point of view is not published as they would like for it to be, then they will not allow for newspapers to be distributed. That issue was resolved, and now we have this issue in front of us. In America, we see there is a sort of a fight almost between liberal and conservative points of view, and conservatives here believe that their point of view is not being given enough time. In Pakistan, liberals feel most of the time that their point of view doesn't have enough space, that most of the space is taken by conservative school of thought. Where do you see media fitting into this? Well, media is torn sometimes between providing a balanced perspective, and also, as I said, news media outlets do bring their own perspectives to it and their own biases. I think that's unavoidable. I would say that as long as each side has an outlet, has a voice, I think that people will gravitate naturally towards the media that they agree with. So that does happen. But as I said, I think it's important that people just listen to both sides when they're making up their minds. तो ये तो होगा, मीडिया इस वक्त लता की नज़र में, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में हो, मुख्तलिफ तर्ज़ फ़िक्र के दरमियान में एक तरह से फंसा हुआ है. लेकिन ज़रूरी ये है कि लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन रख दी जाए. हाँ, लोग उस इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे ज़्यादातर जिससे वो ऑलरेडी एग्री करते हैं, जिससे वो ऑलरेडी मुत्तफ़िक़ हैं. लेकिन सहाफ़ी बहरहाल उनको वही इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो उनके सामने है. इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, how do you see this playing out? This pressure on news outlets in Pakistan is an issue for freedom of press at a larger scale as well. So, looking at the fact that there are a lot of news outlets, whether it's in Pakistan or at a national level, but there is also greater pressure on news outlets to give information that pleases one side and not the other. So, in terms of freedom of press, how do you see this playing out? Well, I think the press is very resilient, and in Pakistan, despite extraordinary pressures and threats, they have been doing their jobs, and that's something that I think is very admirable. And so I do see
that while they are under threat right now, I think press norms grow stronger, especially when the citizens, when the people demand to have more information, to have more accurate information. Instead of actually suppressing it. Exactly. All right. تو لتا کہتی ہیں کہ پاکستان میں جو صحافی حضرات ہیں, جو صحافت کے شعبے سے منسلک افراد ہیں, وہ بہت ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بہت ریزیلینٹ ہے, یعنی دباؤ کے باوجود پھر واپس اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے نہ صرف انڈیویجول صحافی آتے ہیں بلکہ ادارے بھی اپنے جو کام ہے اس کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں. زیادہ جو ایک بینیفٹ وہ دیکھتی ہیں کہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ اگر عام لوگ جو نیوز کو کنزیوم کرتے ہیں, جو خبریں سنتے ہیں اور اخبارات پڑھتے ہیں, ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹس کو کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں, وہ اگر ان کو آگے بڑھائیں اس کاز کو کہ تمام تر انفارمیشن سامنے آنی چاہیے, انفارمیشن کو دبایا نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کو سامنے آنا چاہیے, اور اس ایشو پہ اگر عام لوگ بھی صحافتی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں تو صحافتی اقدار بھی مضبوط ہوں گی اور آزادی صحافت کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے گا. لتا, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ, ریئلی اپریشیٹ اٹ. Thank you for having me. رائٹ. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 28 سال پہلے شورش کے آغاز پر عسکریت پسندوں نے تمام سنیما گھروں کو زبردستی بند کرا دیا تھا. اب انہیں دوبارہ کھولنے کی بات کی جا رہی ہے. وادی کے مختلف حلقے اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 28 سال پہلے شورش کے آغاز پر اللہ ٹائیگرز نامی ایک عسکری تنظیم نے تمام سنیما گھروں کو زبردستی بند کروا دیا تھا. 1996 کے عام انتخابات کے بعد بننے والی حکومت نے سنیما گھروں کو دوبارہ کھولنے کے لیے ان کے مالکان کو مالی مراد اور سیکیورٹی کی پیشکش کی, تاہم اسے صرف 2 یا 3 نے قبول کیا. 3 سنیما گھر کھل بھی گئے, لیکن ان میں سے ایک کے صدر دروازے پر مشتبہ عسکریت پسندوں نے عین اس وقت دستی بم کا دھماکہ کر دیا جب شائقین ایک بالی ووڈ فلم کا شو دیکھنے کے بعد باہر آ رہے تھے. کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. اس واقعے کے بعد خود حکومت نے سنیما گھروں کو تا حکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا. اب 21 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد سنیما گھروں کو دوبارہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی گونج دارالحکومت سری نگر میں حال ہی میں منعقد کرائے گئے ایک بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے دوران بھی سنائی دی. وزیر تعمیرات اور حکومت کے ترجمان اعلیٰ نعیم اختر اس میلے کے منتظمین اور شرکاء کی رائے سے متفق ہیں کہ سنیما رابطے اور تفریح کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے نوجوان نسل کو محروم رکھنا زیادتی ہے. پوری دنیا میں سنیما ہے, پاکستان میں بھی سنیما, اب سعودی عرب بھی سنیما کھول رہا ہے, تو سنیما ہال میں جانے سے کیوں ہمیں روکتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں پہل ہوگی ضرور. ہم کتنی دیر اپنے بچوں کو جینوین انٹرٹینمنٹ سے دور رکھ سکتے. لیکن سرکردہ آزادی پسند رہنما میرواز عمر فاروق کا کہنا ہے کہ سنیما گھروں کو کھولنا ترجیح نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم امن سے رہیں, شانتی سے رہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ سنیما ہال کھولنے سے یا باقی تفریح کا سامان مہیا کرنے سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو فوج کا ظلم یہاں پر ہے, جو یہاں پہ 6 لاکھ سے زیادہ فورسز موجود ہیں, جو کالے قوانین ہیں, ان میں یہ ترمیم کریں. کئی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ علاقے میں سنیما گھروں کو دوبارہ کھولنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے, کیونکہ 28 سال پہلے یہاں موجود تقریباً 1.5 درجن سنیما گھروں میں سے کئی اب نرسنگ ہومز یا شاپنگ مالز میں بدل چکے ہیں, جبکہ باقی پر حفاظتی دستے قابض ہیں. اس کے علاوہ کیبل اور ڈش ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دستیاب درجنوں فلمی اور دوسرے تفریحی چینلز نے سنیما گھروں کی اہمیت اور ضرورت کم کر دی ہے, اور یہ اب انہیں چلانے والوں کے لیے منافع بخش کاروبار نہیں رہا. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل, اردو VOA, سری نگر. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. اپنی رائے اور تجاویز آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اب آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.